हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? डीएन टीवी में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग हॉरर कहानियाँ लेकर आते हैं आपके लिए। तो आज हम फिर एक हॉरर कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए और हमारी कहानियों को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो कहानियों का मजा ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है निपुणिका। तुझे मैंने मना किया था ना अपार, फिर तू क्यों गया वहां पे? तुझे कुछ हो जाता तो? मैं इसलिए मना कर रही थी कि तू मेरे साथ मत आ। वो तो मैं समय पर पहुंच गई। नहीं तो अब खड़ा क्या है? चल उठा ये पानी भरने वाली रस्सी और घर चल। जीजी राह देख रही होंगी। और मौसी की डांट खाने के बाद मैंने पानी भरने की रस्सी उठाई, कंधे पे टांगी और मौसी के पीछे पीछे चल पड़ा। घर आकर मौसी ने सबसे कह दिया कि ये फिर उस पुराने महल में गया था और मुझे बहुत डांट पड़ी। लेकिन मैं करूं भी तो क्या? मैं यानी अपार शक्ति, यही नाम है मेरा। मैं बचपन से ही नानी के घर आता हूँ तो वो पुराना टूटा फूटा महल मुझे हमेशा से आकर्षित करता है। गांव से थोड़ा दूर जहाँ पीने के पानी का कुआं है, उससे थोड़ा दूर एक छोटी सी पहाड़ी है और उसी पहाड़ी पर यह पूरा महल है। कुएं से लेकर पुराने महल तक तो पैदल मैदान है, लेकिन पुराने महल के दोनों ओर और पीछे की तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। उनमें से कुछ नीम के, कुछ इमली के, कुछ कैथ के और कुछ अमलतास है। और ये जो हमेशा गर्मी में ही फूल देता है और उसी समय मेरा नानी के घर जाने का कार्यक्रम बनता है। बहुत ही आकर्षित करता है मुझे अमलतास के फूल, पीले पीले रंग के अंगूर के गुच्छे की तरह। तो मैं अब शुरू से शुरू करता हूँ। मैं जब 6 या 7 साल का रहा हूँगा, नानी के घर आया। नानी के घर की छत से वो मुझे पुराना टूटा फूटा महल दिखा। मुझे तो वो बचपन वहां जाने की धुन सवार रहती थी। मैंने मौसी से पूछा कि वहां कैसे जाते हैं। चलो, तो मेरी मौसी बोली पानी खत्म हो जाने दे, फिर पानी भरने के लिए वहां पे चलेंगे। मैं वहां मौसी के साथ गया, लेकिन मौसी ने महल के अंदर जाने नहीं दिया। मौसी चटनी के लिए थोड़ी इमलियां तोड़ी और मैं अमलतास के फूल तोड़े। फिर मैं और मौसी घर वापस आ गए। रात में खाना खाकर हम छत पर सोने गए, क्योंकि उस समय गांव में बिजली नहीं होती थी, तो गर्मियों में छत या आंगन में सोना पड़ता था। छत से भी वो पहाड़ी दिख रही थी। मुझे फिर पुराने महल की याद आ गई। मुझे जैसे तैसे नींद आई। सुबह होते ही मैं इस बार नानी के साथ पानी भरने गया। मैं उधर जाने लगा तो नानी ने मना कर दिया। घर आया तो देखा मम्मी की बुआ का पोता आया है अपने पापा के साथ। उसका नाम मनोज था। मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो मेरा हम उम्र था। फिर दोपहर तक खाना पीना हुआ, थोड़ी देर बातें हुई। सब बड़े अपने लिए हाथ वाला पंखा झलते झलते सो गए। मैं और मनोज चंदा पौआ खेल रहे थे, जिसे अब लूडो कहा जाता है। खेल खत्म हो गया तो हम लोग बोर होने लगे, तो मैंने कहा चलो इमली तोड़ने चलते हैं, और वहाँ खूब सारे फूल भी लगे हैं। और हम गए। कुछ फूल मैंने तोड़े और कुछ मनोज से कहा कि तू यहाँ फूल और इमलियाँ तोड़, मैं आता हूँ। मैं अंदर गया तो महल तो अंदर से उतना ही पुराना नहीं था जितना कि बाहर से दिख रहा था, लेकिन बहुत सारे कबूतर थे वहां पर। फिर अचानक मैंने देखा कि एक लड़की घाघरा चोली में पीठ किए हुए खड़ी है। उसकी चोली बहुत ही लंबी थी। उसने कहा कि तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे जानती हो? उसने कहा हाँ। तब मैंने हाथ से फूल छूटकर नीचे गिर गया। मैं उसे उठाने झुका तो उसकी पीठ तो मेरी तरफ थी, लेकिन उसके पंजे आगे की तरफ न होकर मेरी तरफ थे। मैं इतना देखकर बेहोश हो गया। अब मेरी उम्र 50 की है। जब वो भयानक दिन मुझे याद आते हैं तो मेरे शरीर में अभी भी झुरझुरी महसूस होती है। मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। मनोज ने मुझे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मिला, क्योंकि वो महल के अंदर नहीं गया। घर जाकर उसने सबको बता दिया। मुझे ढूंढने मामा के साथ सभी गांव के काफी लोग आ गए और मुझे महल के अंदर ढूंढ लिया गया। ये तो थी 2 साल पुरानी बात, जब मैं 7 साल का था। लेकिन अब मैं 2 साल बाद नानी के घर आया, यानी अब मैं 9 साल का हूँ। उसी पुरानी महल ने मुझे फिर आकर्षित किया, लेकिन मौसी ने मुझे रोक लिया, क्योंकि 2 साल पहले की घटना के बारे में मैंने सबको बता दिया था कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ था। तो सभी परेशान थे कि मैं वहाँ से सबको सुरक्षित मिला हूँ, और मुझे किसी ने भी वहाँ दोबारा नहीं जाने दिया। सब मुझ पर नजर रखते थे कि मैं वहाँ ना जा पाऊँ, और 2-4 दिन रुककर मैं वापस आ गया। फिर मौसी की शादी हुई, तब भी मैं वहां नहीं जा पाया था, क्योंकि मेरे इम्तिहान चल रहे थे। फिर नानी भी नहीं रही तो माँ का भी बहुत कम आना जाना हो पाता था। वो खुद ही अकेले जाती थी और हम भाई बहन को लेकर नहीं जाती थी। लेकिन 12 साल बाद अब मैं 21 साल का हो गया हूँ। मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, वो इसलिए कि मनोज की शादी तय हो गई। हाँ, वही बचपन का वो वाला मनोज। गाँव में शादियाँ जल्दी हो जाती हैं, तो मनोज की भी शादी तय हो गई।
लड़की मेरे नानी के गांव की है। लड़की वालों ने कहा कि सगाई और शादी दोनों वहीं से होंगे। हम सब नानी के गांव पहुंचे, मेरी नकचड़ी मौसी भी, लेकिन प्यार भी बहुत करती थी। अच्छा लग रहा था वहां। इतना सारा भीड़ भाड़ देखकर मामी की 2 बेटियां और मौसी के 2 बच्चे और मैं सबसे बड़ा, बस भैया भैया कहकर मेरी जान खाते थे। मुझे भी अच्छा लगता था कि उनके ऊपर धौंस जमाना। गर्मियों के दिन थे, मई का महीना है। अभी भी नानी के गांव में बिजली नहीं पहुंची और अब भी वहां कुछ खपरेल वाले मिट्टी के घर हैं। शाम और सुबह घर के कुछ रिश्तेदार महिलाएं उसी पुराने महल वाले कुएं से पानी भरती हैं, क्योंकि सारे गांव में उसी कुएं का पानी मीठा और पीने लायक है। और वो कुआं है भी राजे रजवाड़ों के समय का। बूढ़े पुराने लोग कहते हैं कि वहां पर राजकुमारियां स्नान किया करती थीं। शाम को घर के आंगन में खूब चहल पहल रहती है। सारी औरतें मिलकर खाना बनाती हैं। काफी ढेर सारे बच्चे आम चूल्हे में भूनकर पना पुदीने की तीखी चटनी डालकर बनाते हैं। पानी लगाकर हाथ से बनी मोटी मोटी रोटियां, चने के घी से तड़का लगी दाल, कभी लौकी की सब्जी, कभी भुने हुए आलू का ढेर सारा प्याज डालकर भरता बनता। और शाम को काली मिर्च का शरबत या नींबू का शरबत। पहले रूअफ़ज़ा और बाकी आजकल की तरह पेय पदार्थ नहीं होते थे और हम बच्चे सब बड़ों को परोसते थे, फिर हम खाते थे। बहुत मजा आ रहा था। खाना खाकर सारी महिलाएं और बच्चे छत पर सोते थे और बाकी घर के बाहर बहुत बड़ा मैदान है। सब बड़े बाहर ही चारपाई डालकर सो जाते थे। बाहर मैदान में एक नीम का पेड़ है जो छत से भी दिखाई देता है। पहले तो हम सब छत पर बातें करते रहे, फिर सब सो गए। मैंने अपने हाथ में बंधी घड़ी में देखा तो 12 बज रहे थे। मेरा ध्यान फिर उसी पुराने महल पर गया। मैंने सोचा कल मैं जरूर जाऊंगा। फिर मुझे नींद आ गई। दोपहर में सब सो गए और कुछ सगाई की तैयारियों में व्यस्त थे, तो मैं भरी दोपहरी में चुपके मुंह पर गमछा बांधकर निकल गया। इतनी लू थी, धूल की हवाएं चल रही थीं और पुराने महल में पहुंच गया मैंने डरते डरते अंदर गया तो महल अंदर से तो साफ दिख रहा था। तभी मुझे कुछ आहट सुनाई दी। वो चूड़ियों के खनकने की आवाज थी। मैंने थोड़ा और अंदर जाकर देखा तो एक लड़की लहंगा चोली पहने ढेर सारे आम तलाश के फूलों से बनी मालाएं लेकर बैठी हुई है। उसके पास में सुराही रखी थी। उसने मुझे देखा और पूछा, तुम कौन हो? तो मैंने कहा, मेरा नाम अपार शक्ति है। और तुम्हारा नाम क्या है? तब उसने कहा, मेरा नाम निपुणिका है। मैंने कहा, इतना बड़ा और पुराना नाम? तो उसने कहा कि तुम्हारा नाम कौन सा छोटा है? मैंने कहा, पानी पिला दो, प्यास लगी है। तो उसने एक मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर दिया। मैं पानी पी गया। उसने पूछा, यहाँ क्यों आए हो, वो भी दोपहर में? मैंने कहा, मुझे अच्छा लगता है ये टूटा फूटा पुराना महल। मुझे लगता है कि इसका मेरा सालों का नाता है। फिर उसने पूछा, तुम यहाँ के तो लगते नहीं। मैंने कहा, हाँ, मैं तो यहाँ शादी में आया हूँ। बस ऐसे ही हम बातें करते रहे और दोपहर से शाम हो गई। मैंने कहा, अब मैं जा रहा हूँ, सब इंतजार कर रहे होंगे। और मैं घर आ गया। रात में सब खाना खाकर छत में आ गए। बातें करते करते सब सो गए, लेकिन मेरा मन तो निपुणिका पर अटक गया था। मैंने सोने की कोशिश करता रहा तो निपुणिका का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। वो है भी तो इतनी खूबसूरत, कोई भी देखे तो पागल हो जाए। यही सोचते सोचते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। मैं जब तक गांव में रहा बस दोपहर होने का इंतजार करता और बस सबके सो जाने पर और काम में लग जाने के बाद मैं निकल जाता पुराने महल निपुणिका से मिले। निपुणिका से मिले बगैर मेरा जी नहीं लगता था। वो भी हर दिन दोपहर को मेरा इंतजार करती। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो जो दोपहर में मुझसे मिलने आ जाती हो, लेकिन उसने उस बात को टाल दिया और मैंने भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैंने सोचा क्या करना है, बस वो मुझे अच्छी लगती है और इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद मुझे निपुणिका से प्रेम हो गया था और वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। मैंने सोचा अब कह देना ठीक रहेगा और जाने से पहले इजहार करना जरूरी था। और मेरे जाने के 2-3 दिन पहले ही मैंने कह दिया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ निपुणिका, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? उसने भी शर्माते हुए हाँ में जवाब दिया और मेरे गले लग गई। लेकिन जब वो मेरे गले लगी तो उसके बदन से सड़े मांस की बदबू आई। मुझे थोड़ा अजीब लगा और एक दिन मेरे जाने के पहले मैं दोपहर में निपुणिका से मिलने गया तो वो रोने लगी कि मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने उसे चुप कराया और कहा कि मैं रात में भी तुमसे मिलने आऊंगा और मैं भारी मन से चला आया। सच तो यह है कि मैं उसे छोड़कर नहीं आना चाहता था। मैं दुखी था और ये मेरे चेहरे पर साफ झलक रहा था। तो मुझे देखकर मनोज ने पूछा, क्या बात है, तू इतना उदास क्यों है? मैंने उसे सारी बातें बता दी। उसने कहा, परेशान मत हो यार, मैं भी तेरे साथ चलूंगा पुराने महल, तू जरूर उससे मिलेगा। और रात को हम गए। मनोज ने कहा कि मैं बाहर हूँ तो जल्दी से मिलकर आ जा। मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर गया तो दिए का हल्का उजाला था और वो पीठ की ओर खड़ी हुई थी। उसने पूछा, तुम आ गए? मैंने कहा हाँ।
उसने कहा कि अच्छा तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। उसका इस तरह से बात करना मुझे थोड़ा अजीब लग गया। मैंने कहा ये कैसी बातें कर रही हो? और वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो इतनी लंबी हो गई कि उसका सर महल की छत से जा लगा। मैं चीखा तो उसने अपनी शक्तियों से मुझे छत के बराबर लाकर छोड़ दिया और बोली, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। एक बार पहले भी तुम मुझसे बच गए थे। तुम्हें मारकर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, तभी मेरा पुराने वर्षों का बदला पूरा होगा। मेरी चीख सुनकर मनोज भी अंदर आ गया। वो सब देखकर उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मेरा हाथ पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो मुझे बाहर ले आया और हमने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। उस दिन मैं और मनोज उस पुराने महल से जान बचाकर भागे। घर पहुंचकर ही हमने सांस ली। मनोज ने कहा कि ये सब अभी रात किसी से मत कहना, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी कि तुम लोग वहां करने क्या गए थे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो एक चुड़ैल थी। इतने दिन में एक चुड़ैल से मिलने मैं जाता रहा, तभी उस दिन वो मेरे गले लगी थी तो सड़े मांस की बदबू आ रही थी। अजीब तो लगा था, लेकिन मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था। फिर माँ ने बताया कि हम 1 हफ्ते और रुक रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। छत पर सब सोने गए, मैं भी गया, लेकिन डर के मारे नींद कहाँ से आए। सब बातें करते करते सो गए। मैंने अपनी हैंड वॉच देखी तो रात के 12:30 बज रहे थे। मैंने पुराने महल की तरफ नजर दौड़ाई तो एक रोशनी सी दिख रही थी। मुझे लगा कोई दिया जल रहा होगा, लेकिन आज से पहले तो वहां कोई दिया नहीं जलता था। फिर मैंने ध्यान से देखा तो वो रोशनी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी और अचानक सर्र से मेरे बगल में वो चुड़ैल अपने बालों को मेरे चेहरे पर बिखेरे हुए बैठी थी। मैंने हिम्मत करके उसके चेहरे से उसके बाल हटाते ही देखा कि इतना भयानक चेहरा। मेरी डर के मारे चीख निकल गई और सब चौंक कर जग गए। पूछने लगे क्या हुआ। अब मैं क्या ही बताऊं कि क्या हुआ, और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस कहा कि शायद कोई बुरा सपना देखा हूं। मुझे रात भर डर की वजह से नींद नहीं आई, बस सुबह होने का इंतजार था। बहुत ही डर गया था मैंने मनोज से बताया तो वो बोला कि कोई सिद्ध बाबा हैं, पास के गांव में हैं, वो भूत प्रेत को दूर करते हैं, लेकिन वो सिर्फ रविवार को ही ये काम करते हैं। अभी तो आज सोमवार ही है, हमें रविवार तक इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर शाम हो गई और फिर से मुझे रात होने का डर लगने लगा कि आज रात हुई तो क्या होगा। धीरे धीरे रात भी हो गई तो मैंने सबसे कहा कि आज मैं छत पर नहीं सोऊंगा, आज मैं घर के बाहर मैदान में सोऊंगा, नीम के पेड़ के नीचे। सबने कहा सो जाओ। उस दिन चांदनी रात थी। मैंने अपनी चारपाई बिछाई और मामा से बातें करते करते सो गया। तभी अचानक नीम के पेड़ पर कुछ सरसराहट हुई। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कोई पंछी होगा। फिर ऊपर से कुछ पानी जैसा गरम गरम गिरा। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही थी, क्योंकि पिछली रात भी मैं नहीं सोया था। मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक ढेर सारा कुछ गरम गरम गिरा। मेरी आंखें खुली तो वो चुड़ैल मुंह से लार टपका रही थी और दोनों पैर पेड़ की डाली से अटकाकर मेरी तरफ उल्टा मुंह कर लटकी थी। जब तक मैं कुछ समझ पाता वो पेड़ की डाल पर फिरकी की तरह 2-4 बार घूमी और लट्टू की तरह उचक कर मेरे ऊपर धम्म से गिर पड़ी। फिर क्या था, मेरी जोर से चीख निकली और मैं आंखें बंद किए हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। मेरी चीख सुनकर सब भागकर मेरी ओर आए। मामा के कहने पर मैंने आंख खोली। मैंने सब बताया तो लोग हंसने लगे, सिवाय मनोज के। सबने कहा सपना होगा। सुबह होते ही मैं और मनोज सोचने लगे कि अब क्या होगा, क्या करें क्या ना करें। रविवार को तो अभी काफी दिन है। लेकिन तभी अचानक मनोज को कुछ याद आया। उसने कहा आज मंगलवार है और मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ और मेरा व्रत भी है। तू मेरे साथ मंदिर चल, वहां मंदिर में कोई न कोई उपाय मिल जाएगा। हम मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए और हम वापस आते समय दूसरे रास्ते से आ रहे थे। हमारी नज़र एक मजार पर पड़ी। हमने सोचा इस मजार पर सबका बहुत विश्वास है, चलो मत्था टेक लेते हैं। मजार पर हम गए और हमने वहाँ एक फकीर बाबा मिला। उन्होंने हमें देखते ही भांप लिया कि कोई परेशानी है। उन्होंने कहा कि घबराने की बात नहीं है, मैं एक ताबीज बाजू में बांध देता हूँ, लेकिन बगल के गांव में एक सिद्ध बाबा हैं, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं और वो ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और उनके पास जाने से पहले ये ताबीज उतार देना। फिर हम घर आ गए। रात को खाना खाकर सब सोने चले गए, लेकिन मैं ना छत पर सोया और ना ही बाहर। मैंने कहा कि मैं आज घर के आंगन में ही सोऊंगा। सब सो गए और मुझे भी नींद आ गई, लेकिन रात में अचानक नींद खुली। मुझे प्यास लग रही थी। मैंने घड़े से एक गिलास में पानी भरा और पी गया। मैंने सोचा देखूं कितना बज रहा है, लेकिन मुझे याद आया कि घड़ी तो कोठरी में ही रह गई है। मैंने लालटेन की रोशनी बढ़ाई और कोठरी में गया। देखा तो मौसी पीठ करके खड़ी थी। मैंने कहा मौसी, आप यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि तेरी घड़ी ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा कि आपको कैसे पता?
उन्होंने कहा कि मुझे तेरे बारे में सब पता है। वो घड़ी देने लगी, तभी मुझे उनके बड़े बड़े नाखून वाले गंदे हाथ दिखे। मौसी के बड़े बड़े नाखून वाले गंदे हाथ देखकर मैं बहुत डर गया। वो अचानक बढ़ने लगी, उनका सर कोठरी की छत से छूने लगा। उसने जैसे ही मुझ पर हाथ लगाया, उसके हाथ से धुआं निकलने लगा, शायद फकीर बाबा की ताबीज की वजह से। वो जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि सब चीख सुनकर नीचे आ गए। मैं डर के मारे कोठरी से आंगन की तरफ भागा। सब आंगन में आ गए और मनोज भी। वो सर्र से आंगन में आ गई और मनोज की गर्दन पर अगल बगल दोनों टांगे फैलाकर बैठ गए और बोली, तू ही है ना जो उस रोज मेरे चंगुल से इसे छुड़ा कर लाया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी मौसी को कुछ सूझा और वो भागकर पूजा वाले कमरे में गई और हवन कुंड की पूरी विभूति मनोज के ऊपर उड़ेल दी और वो अचानक गायब हो गई। फिर हमने सारी बातें घर वालों को बताई कि शुरू से लेकर अब तक क्या हुआ। तभी मामा जी बोले कि बगल में एक बहुत बूढ़ी आजी माँ रहती हैं, उस पुराने महल की कहानी वो ही बता सकती हैं। सुबह उनके पास चलते हैं हम लोग। हम सुबह उनके पास गए। वो बोली, पुराना महल? वहाँ तो एक चुड़ैल बसती है, वहाँ तो सालों से कोई नहीं जाता। फिर उन्होंने उस पुराने महल की कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा वहाँ रहते थे। उनका अमर्त्य सेन नाम था। उनकी पीढ़ी में बरसों से कन्या का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उनके पुत्र राजकुमार रुद्रसेन के पैदा होने के बाद उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। राजा जी ने बड़े प्यार से उसका नाम निपुणिका रखा। वो बहुत ही खूबसूरत थी। जब वो बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती के किस्से चारों ओर फैल गए। कई राज्य के राजाओं ने राजकुमारी के लिए रिश्ते भेजे, लेकिन राजा ने यह कहकर मना कर दिया कि राजकुमारी निपुणिका का विवाह उनकी पसंद और उनकी मर्जी से होगा। लेकिन राजकुमार रुद्रसेन का एक मित्र था जिसका नाम अपार शक्ति था। वो राजकुमारी को मन ही मन चाहता था। उसने कई बार कहने की कोशिश भी की, लेकिन कह नहीं पाया क्योंकि वो एक साधारण परिवार से था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई निपुणिका से कुछ भी कहने की। बसंत ऋतु का मौसम था। चारों तरफ फूल ही फूल खिले थे। निपुणिका अपनी सहेलियों के साथ वन विहार करने गई। वो जंगल के फूलों की खूबसूरती में इतनी खो गई कि चलते चलते बहुत दूर निकल गई और रास्ता भटक गई। कुछ देर बाद उसे ध्यान आया कि वो तो ना जाने कहाँ आ गई। वो बहुत देर तक रास्ता खोजती रही, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखा। घूमते घूमते प्यास और भूख दोनों लगाए थे। वो थककर एक पेड़ की छाया में बैठ गई और थकावट के कारण उसकी आंख लग गई। तभी थोड़ी देर में कुछ ठक ठक की आवाज़ ने उसे जगा दिया। उसे लगा कि कोई है, तो उसने आवाज़ की दिशा की ओर जाकर देखा। वहाँ एक नवयुवक लकड़ियाँ काट रहा था। शायद कोई लकड़हारा था। निपुणिका उसके पास आई तो वो उसे देखकर आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि आप तो कोई राजकुमारी लगती हैं, यहाँ कहाँ से आ गईं? निपुणिका बोली, हाँ, मैं राजकुमारी निपुणिका हूँ। अपनी सहेलियों के साथ वन विहार करने आई थी। वन की सुंदरता में खो गई, आगे बढ़ गई, रास्ता भटक गए और सहेलियों से भी बिछड़ गई। मुझे बहुत प्यास और भूख लगी है। उस नवयुवक के पास कुछ खाना था। उसने राजकुमारी को बड़े संकोच के साथ दिया और बोला, ये आपके लायक तो नहीं है, लेकिन आपको भूख लगी है तो खा लीजिए। निपुणिका बोली, तुम नहीं खाओगे? वो बोला, पहले आप खा लीजिए, मैं फिर खा लूँगा। निपुणिका जल्दी जल्दी खाना खा रही थी तो खाना गले में अटक गया। नवयुवक ने तुरंत सुराही से पानी निकाल कर दिया। नवयुवक निपुणिका को खाना खाते हुए बड़े प्यार से देख रहा था और निपुणिका उसकी तरफ देखती तो वो आंखें दूसरी ओर फेर लेता। निपुणिका ने खाना खा लिया तो बोली कि अब तुम खा लो। नवयुवक खाना खाने लगा। निपुणिका बोली, आपका खाना बहुत अच्छा है, शायद तुम्हारी माँ ने बनाया होगा। नवयुवक बोला, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। निपुणिका बोली, तो क्या तुमने बनाया है? वो बोला, हाँ। अच्छा चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है। पिता महाराज परेशान हो रहे होंगे। निपुणिका बोली, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी ने पूछा। मेरा नाम श्रवण है, नवयुवक बोला। श्रवण निपुणिका को लेकर महल गया
और बाहर से ही लौटने लगा। राजकुमारी बोली, अंदर आओ, तुम्हें पिताजी से मिलवाती हूँ। श्रवण ने महल के अंदर गया। महल की शान शौकत देखकर उसे मन में लालच आ गई और उसने ठान लिया कि वो निपुणिका को अपने प्रेम में फंसाकर इस महल का राजा बनेगा। फिर क्या था, उसने निपुणिका से अपनापन बढ़ाना शुरू कर दिया और भोली निपुणिका भी उसके जाल में फंसती चली गई। फिर एक दिन उसे महाराज से कहा कि मैं श्रवण से विवाह करना चाहती हूँ। महाराज मान गए, लेकिन राजकुमार रुद्रसेन को श्रवण का बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो नहीं चाहता था निपुणिका की शादी श्रवण से हो, लेकिन महाराज ने उन दोनों का विवाह कर दिया और आधे राज्य का महाराज भी बना दिया। ये सब रुद्रसेन को मंजूर नहीं था। अब रुद्रसेन और श्रवण दोनों सोच रहे थे कि वो पूरे राज्य के राजा बन जाते। फिर एक रात उस महल में एक खूनी खेल हुआ। अपार शक्ति चेहरा ढककर आधी रात के वक्त निपुणिका के कमरे में गया और उसने तलवार से श्रवण का गला काट दिया। आवाज सुनकर निपुणिका जागी तो उसने उसका भी गला काट दिया और महल से भाग गया। सुबह लोगों को महल में 4 लोगों की लाशें मिली। महाराज अमर्त्य सेन, राजकुमार रुद्रसेन, श्रवण और राजकुमारी निपुणिका की। अपार शक्ति की लाश नहीं मिली तो लोगों ने समझा कि अपार शक्ति ही सभी को मारकर कहीं भाग गया। उस रात महल में क्या हुआ था किसी को कुछ भी नहीं पता। बस यही कहानी है उस महल की। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। और सब वापस आ गए। लेकिन अपार के मन में कुछ चल रहा था। उसे कहानी सुनने के बाद सारी बातें याद आ गई। उसे याद आया कि पिछले जन्म में वो अपार शक्ति था और ये इत्तेफाक वाली बात है कि इस जन्म में भी उसका नाम अपार शक्ति ही है। लेकिन उस रात बहुत कुछ हुआ था जो कि शायद निपुणिका को नहीं मालूम था। वो सब कुछ सिर्फ मुझे ही पता है और निपुणिका को भी सच्चाई का पता चलना चाहिए। फकीर बाबा के ताबीज की वजह से वो चुड़ैल 2-3 दिन तक अपार के पास नहीं आई और शनिवार की शाम अपार और मनोज मामा के साथ सिद्ध बाबा के पास गए और अपार अपना ताबीज उतार कर गया। वो जैसे ही सिद्ध बाबा के दरवाजे तक पहुंचे वो वैसे ही हवा में उड़ते हुए आई और अपार को उछाल दिया हवा में। शायद वो बाबा के पास हमें नहीं जाने देना चाहती थी। मामा जी भी बाबा के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगे। बाबा ने दरवाज़ा खोला और यह सब देखकर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, कुछ जल छिड़का तो वो चली गई। हमें बाबा अंदर ले गए। उन्होंने कहा कि आप सब लोग परेशान ना हो, वो अब नहीं आएगी। मुझे आराम से सारी बात बताए। हमने उन्हें सारी बातें बताई, साथ ही साथ पिछले जन्म में की भी बात बताई। उन्होंने कहा आप सब परेशान ना हो, अब वो नहीं आएगी। कल तक के लिए मैं बच्चों के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध देता हूँ और आपको हवन की सामग्री बता देता हूँ। कल हम पूजा में क्या क्या लगेगा और हम कैसे पूजा करेंगे। हम सब घर आ गए। सुबह होते ही हम सोच रहे थे कि क्या होगा रात में, और शाम भी हो गई। हम सब ने पूजा की पूरी तैयारियां कर ली। थोड़ी देर बाद बाबा जी भी आ गए। सब व्यवस्थित करने के बाद बाबा जी बोले, बेटा इस जगह बैठो, और उन्होंने अपार का रक्षा सूत्र खोल दिया। रक्षा सूत्र खोलते ही वो सामने प्रकट हुई। उसने अपनी शक्तियों से पूजा के सामान को बिखरना शुरू कर दिया और अपार से बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सब बुरी तरह से डरे हुए हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको ये देख के बहुत डर लग रहा था। सब लोग बोले कि अब क्या होगा। बाबा जी ने उनसे पूछा कि तू इन्हें क्यों मारना चाहती है। वो बोली, ये मेरे सारे परिवार को मारकर भाग गया था। ये मुझसे बदला लेना चाहता था क्योंकि मैंने श्रवण से विवाह किया था। मुझे पता था कि ये मन ही मन मुझसे प्रेम करता है। इसने मेरे पति, भाई, पिता और यहाँ तक कि मुझको भी नहीं छोड़ा। इससे पूछिए इसने ऐसा क्यों किया। मेरा भाई तो इसका मित्र था। मेरे पिता इसे अपने बेटे की तरह मानते थे और इसने इतना बड़ा विश्वासघात किया। बाबा बोले, तुम्हें सारी बातें नहीं पता। तू पहले अपार शक्ति की बात सुन ले और अगर तुझे लगे कि वो गलत है तो जरूर उसे मार देना। वो बोली, ठीक है, बोलने दो इसे अपनी बात। अपार शक्ति ने बोलना शुरू किया। तो आप लोग सुनिए कि उस दिन हुआ क्या था। उस दिन रुद्रसेन मेरे पास आया और बोला, आज रात को राज्य का फेरा करना है कि सारे कामकाज ठीक से हो रहे हैं कि नहीं और प्रजा हमारे बारे में क्या सोचती है। मैं बोला, हाँ मित्र, क्यों नहीं, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रुद्र बोला, बस तुम आज रात के लिए अपने वस्त्र दे दो ताकि मैं राज्य में जाऊं तो प्रजा मुझे पहचान ना सके। अपार बोला, क्यों नहीं मित्र, आखिर इतना संकोच किस लिए, सब तुम्हारा ही दिया हुआ तो है। मुझ जैसे साधारण और अनाथ इंसान को तुमने अपना मित्र बनाया, नहीं तो मेरा क्या होता।
और रुद्रसेन अपार के वस्त्र लेकर चला गया। रात में अपार को ध्यान आया कि शायद मेरे मित्र को किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो वो उनसे मिलने गया। तभी उसने 2 सेवकों को आपस में बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि हमने श्रवण महाराज के कहने पर रुद्र महाराज के पीने के जल में विष तो मिला दिया है, लेकिन किसी को कुछ पता चल गया तो हमारी खैर नहीं होगी। अपार ने इतना सुना तो वो रुद्र को बताने उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन देखा तो वो कमरे में नहीं था और वो महाराज अमर्त्यसेन के कमरे की तरफ भागा कि शायद रुद्र वहां मिल जाए। लेकिन जब वो महाराज के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि रुद्र उनके दिए हुए वस्त्र पहने हैं, अपने मुंह को कपड़े से ढक रखा है, तलवार खून से सनी है। वहीं बगल में महाराज अमर्त्यसेन का घायल और मृत शरीर पड़ा है और वो कह रहा है कि पिता महाराज, आपने अगर मेरी बात मान ली होती तो आपका ये हाल ना होता। अब श्रवण और निपुणिका की बारी है। और रुद्र उनके कमरे की तरफ भागा और जल्दबाजी में मेरा पैर फिसल गया। मैं जैसे तैसे उठा और लंगड़ाते हुए उनके कमरे की ओर पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और रुद्र श्रवण के गले को धड़ से अलग कर चुका था। शोर सुनकर निपुणिका जागी तो उसने निपुणिका का भी गला काट दिया। रुद्र मेरे कपड़ों में था तो निपुणिका को लगा कि मैं हूँ। मैंने रुद्र को आवाज दी कि ये तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा, तूने मुझे देख लिया, अब तू भी नहीं बचेगा। और मैंने महल से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भी मेरे पीछे आया। मैं जंगल की तरफ भागा, लेकिन उसने मुझे मार दिया। मेरी लाश तो जंगल में जानवरों ने खा ली होगी शायद, लेकिन रुद्र जब महल में लौटा होगा तो उसने महल पहुंचकर वही विष वाला जल पी लिया होगा और वो भी मर गया होगा। बस यही कहानी थी निपुणिका। मैं तो तुम्हें तब भी प्यार करता था और मैंने तुम्हें अब भी प्यार किया है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो तुम अपना बदला ले सकती हो। मुझे मारकर अगर तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है तो ये ही सही। लेकिन निपुणिका बोली, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूंगी। और निपुणिका चली गई। फिर कभी भी अपार शक्ति को निपुणिका नहीं दिखी। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। हम आपसे उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारी वीडियो को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें और भी एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लाने का मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू।